क्लास 10th। आप लोगों में से कई बच्चों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज वो बिल्कुल क्लास की तरह अपने नोट्स जो हैं कॉपी पे प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके पिक्स जो हैं उठा के जो हैं वो व्हाट्सएप पे सेंड करो के चेक करवा रहे हैं। आज अभी आपने ये चीज़ जो है और करनी है, ताकि आज हमारा ये जो है चैप्टर, अगर एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाए फिर हम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लेंगे, और ये ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग वापस पीछे अपना जो सिलेबस बाकी है उस पे जो है वो जाएंगे। लास्ट के चैप्टर लेने का मकसद ये था, बिकॉज ये जो लास्ट का छोटा सा हिस्सा बचा हुआ था किसी बैच में, ये लास्ट का बचा हुआ था तो ये हमने ख़त्म कर दिया। अब पीछे के चैप्टर्स जो हैं दोबारा से लिए जाएंगे। आज जो है आप लोग ये अपने टेक्सचुअल क्वेश्चंस में लास्ट टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं 253 पेज नंबर पे, इनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। नाइन्थ क्वेश्चन जो है दिस इज रिगार्डिंग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखो, जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन है, इसके बारे में क्वेश्चन है। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम? तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसको कहा जाता है? ये जो फूड चेन आपने पढ़ी है, उस फूड चेन में आप सब जानते हैं कि हर फूड चेन जो है उसकी शुरुआत जो है वो प्रोड्यूसर से होती है। उसके बाद फिर उसमें कंज्यूमर्स आते हैं, अलग अलग डिग्री के, अलग अलग लेवल के कंज्यूमर्स जो हैं वो आते हैं, और लास्ट में फिर उस फूड चेन को डिकम्पोजर जो है वो ख़त्म करता है। बीच में कंज्यूमर्स में फिर हर्बीवर्स, कार्निवर्स जो हैं वो अलग अलग डिग्री के आते हैं, अलग अलग लेवल के आते हैं। तो इस तरह से फूड चेन चलती है। अब होता क्या है कि कई बार कुछ टॉक्सिक, जहरीले, पॉइजनस केमिकल सबस्टांसेस जो हैं उनकी एंट्री इस फूड चेन में हो जाती है, और उसके बाद फूड चेन के थ्रू वो जो टॉक्सिक केमिकल होता है, वो जो हार्मफुल केमिकल होता है, वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एंटर करता चला जाता है और सभी ट्रॉपिक लेवल्स को इफेक्ट करता है। इसी फिनोमिना को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा गया है। सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? आप लोग इसको लिखेंगे, एंट्री ऑफ harmful chemicals into a food chain and then increase in its concentration with every increasing trophic level is called biological magnification. अब ये इंक्रीज क्यों होता है? देखो, मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने खेतों में फसलें उगाई हैं और उन फसलों में हम लोगों ने कीड़ों को मारने के लिए कोई दवा छिड़क दी है, कोई पेस्टिसाइड डाल दिया है। अब होगा क्या कि खेत में जब पेस्टिसाइड डाल दिया जाएगा, कोई हार्मफुल केमिकल डाल दिया जाएगा, मकसद उसका क्या होगा? मकसद उसका होगा कि वहाँ खेत में जो कीड़े हैं उनको मारने के लिए हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसी खेत में जो फसल उग रही है, जब वो प्लांट्स जमीन में से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके साथ वो उन हार्मफुल केमिकल्स को भी, उन पेस्टिसाइड्स को भी एब्जॉर्ब करके अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे। इस तरह से एक हार्मफुल केमिकल की एंट्री फूड चेन में हो गई। अब कल को वो जो घास वहां बनेगी, वो जो प्लांट्स वहां, वो जो फसल तैयार होगी, वो फसल, मान लीजिए वो घास जो खेत से निकला वो हमने अपने किसी डोमेस्टिक एनिमल को खिला दिया। से फॉर एग्जाम्पल वो हमने अपने किसी दूध देने वाले जानवर को वहां से निकली हुई घास खिला दी, तो वो जो केमिकल है वो घास के अंदर इनकॉर्पोरेट है, और अब जब घास हमारा डेयरी एनिमल खाएगा तो वो केमिकल उस डेयरी एनिमल की बॉडी के अंदर आ जाएगा।
उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और फिर जब उस डेयरी एनिमल से दूध निकलेगा और वो दूध हम कंज्यूम करेंगे तो वही केमिकल हम में आ जाएगा। और इस तरह से खेत में डाला हुआ पेस्टिसाइड प्लांट्स में इनकॉर्पोरेट होकर डेयरी एनिमल और डेयरी एनिमल के मिल्क के जरिए फिर हमारी ही बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। अब मैग्निफिकेशन यहाँ क्या है? मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ोतरी कैसे है कि एक डेयरी एनिमल के अंदर जो पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन होगा वो एक प्लांट के बराबर नहीं होगा, बिकॉज एक डेयरी एनिमल एक ही प्लांट नहीं बल्कि कई सारे प्लांट्स खाएगा। तो हजारों प्लांट्स में जितना वो पेस्टिसाइड होगा उतना तो एक ही डेयरी एनिमल में होगा। इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। या कई बार हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल जो है, बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल इसमें समझाने के लिए ली है कि मान लीजिए हम लोग अपने घरों में आसपास जो ड्रेन्स होती हैं उन ड्रेन्स में कीड़ों को मारने के लिए कोई केमिकल जो है वो छिड़कते हैं। डीडीटी पाउडर है या इस किस्म का कोई केमिकल जो है हम अपने गलियों में, ड्रेन्स में वो केमिकल जो है हम वो छिड़कते हैं। ठीक है, तो ड्रेन्स में हम लोगों ने एक केमिकल जो है, एक पेस्टिसाइड जो है वो छिड़क दिया। अब वहाँ से पानी के साथ वो ड्रेन्स का सारा पेस्टिसाइड जो है वहाँ से वो पानी के साथ निकलकर नालों के ज़रिए किसी वाटर बॉडी में, नदी तालाब वगैरह में घुस गया। तो वहाँ से वो किसी वाटर बॉडी में पहुँच गया, मान लीजिए किसी नदी में चला गया या तालाब में चला गया। अब नदी में, तालाब में जो छोटे छोटे प्लैंक्टॉन्स होते हैं, छोटे छोटे जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं पानी के ऊपर तैरते हुए, वो छोटी छोटी हरी घास, वो प्लैंक्टॉन्स जो हैं पानी में हैं, तो वो प्लैंक्टॉन्स जो हैं जब उस पानी में ग्रो करेंगे तो वो उस पानी में मिले हुए उस केमिकल को, पेस्टिसाइड को जो है वो ले लेंगे। तो प्लैंक्टॉन्स के अंदर जो है वो पेस्टिसाइड एंटर कर गया। अब उन प्लैंक्टॉन्स को पानी में रहने वाला छोटा सा कोई इंसेक्ट जो है वो खाता है, तो वो केमिकल जो है उन इंसेक्ट्स के अंदर चला गया। उन छोटे इंसेक्ट्स को, एक्वेटिक इंसेक्ट्स को, मान लीजिए कोई फिश खाती है, कोई मछली खाती है, छोटी मछली, तो वो स्मॉल फिश जो है उसके अंदर जो है वो इंसेक्टिसाइड जो है वो केमिकल जो है वो पहुंच गया, मान लीजिए मछली के अंदर वो चला गया। अब इन मछलियों को इंसान खुद कंज्यूम करता है एज अ फूड, तो वो केमिकल इंसान में पहुंचेगा। तो यहां एक केमिकल की एंट्री फूड चेन में हो गई और फिर वो इस फूड चेन में ट्रेवल करता करता इंसान तक वापस पहुंच गया। मैग्निफिकेशन कैसे हुई कि वाटर बॉडी में एक प्लैंक्टन के अंदर जितना केमिकल होगा उतना एक इंसेक्ट में नहीं होगा, बिकॉज एक इंसेक्ट वैसे वैसे हजारों प्लैंक्टॉन्स को खाएगा, तो हजारों प्लैंक्टॉन्स में जितना केमिकल है उतना एक इंसेक्ट में, और हजारों इंसेक्ट्स में जितना केमिकल है उतना एक फिश में, और ऐसी ऐसी एक नहीं न जाने कितनी मछलियां इंसान खाएगा। इसीलिए ये देखा गया है कि ये केमिकल की कंसंट्रेशन जो है विद एवरी इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल बढ़ती चली जाती है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा गया है। So entry of a harmful chemical into food chain and then increase in its concentration with every increasing trophic level is called biological magnification. ये चीज आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे। उसके बाद फिर आप नीचे एक एग्जाम्पल देंगे, यही एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल when we use pesticides for killing the insects or disease causing pests in drains through water, that pesticide enters into the water body where it is incorporated. धीरे धीरे बोलने का मकसद ये है क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं हम साथ साथ में इसको लिखते हैं। So within the water body, planktons incorporate that pesticide and then the aquatic insects
which consume these planktons receive that pesticide. These insects were then consumed by fish, and then this fish is consumed by food. This fish is consumed as food by man. In this way, the chemicals which are used in drains to kill the microbes or pests or insects, that reaches up to the human beings. And the level of that pesticide increases with every increasing tropic level. This is what we call biological magnification. अब क्योंकि इस ट्रॉपिक लेवल में जितना ट्रॉपिक लेवल ऊपर का होगा उतना ही ज़्यादा केमिकल का कंसंट्रेशन भी उसमें ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल को झेलना पड़ता है। और जनरली हम लोग देखें तो मैन जो है, ह्यूमन बीइंग खुद जो है, वो इस फूड चेन में बहुत ऊपर का ट्रॉपिक लेवल है, यानी इसका सबसे खतरनाक असर जो है वो सीधा इंसान पर ही पड़ता है। तो ह्यूमन बीइंग्स इससे सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट होता है। इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? ठीक, इसमें डेफिनेशन और एक एग्जांपल। नंबर 2, इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेवल्स? यस, बिल्कुल, डिफरेंट लेवल्स के लिए इस मैग्निफिकेशन का लेवल जो है वो डिफरेंट है। विद इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती है, और जितना ट्रॉपिक लेवल ऊंचा होगा उतना ही ज़्यादा असर खतरनाक होगा। और क्योंकि इंसान का लेवल ट्रॉपिक लेवल में बहुत ऊपर का है, इसलिए इंसान को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है या हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन है, इसमें तैयार करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। What are the problems caused by non-biodegradable waste that we generate? ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उससे पैदा होने वाले वेस्ट से क्या प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा होंगी। तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं वो पैदा होते हैं, ज़मीन पे काफ़ी देर तक पड़े रहते हैं, सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं, ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म करते हैं। नंबर 2, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं इन्हें जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। नंबर 3, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं वो ड्रेन्स में फंस के ड्रेन्स की ब्लॉकिंग करते हैं, पानी रुकता है, फ्लड लाइक सिचुएशन जो है वो तैयार होती है। नंबर 4, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं वो वाटर बॉडीज़ में जाके वाटर पोल्यूशन का कॉज जो है वो बनते हैं। तो इसके कई सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं ये आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ नया जो है हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? कि अगर हम सारा जो वेस्ट पैदा हो रहा है अगर सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही पैदा हो तो क्या इसका कोई असर ही नहीं होगा? असर तो होगा, बिकॉज वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है बेशक वो कम खतरनाक है, लेकिन बावजूद इसके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी अगर एक हद से ज़्यादा नेचर में ऐड किया गया और अगर उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया गया तो वो भी खतरनाक हो सकता है। वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कैसे, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पनपने की जगह है माइक्रोब्स की, और जब माइक्रोब्स कहीं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, गोबर का, फीकल मैटर का, किसी डेड बॉडी का ढेर कहीं पड़ा हो तो उसमें माइक्रोब्स जो हैं वो पनपते हैं, उनके लिए ये घर है। और जब वो पनपेंगे तो फिर उसके बाद वो माइक्रोब्स जो हैं वो बीमारियां फैलाएंगे। नंबर 2, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सड़ने गलने के दौरान जो रिलीज होती हैं पॉइजनस गैसेस वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। तो ये दो चीज़ें हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं पीछे क्वेश्चंस में, यही इसमें भी आएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 ये भी ऑलरेडी हो गया है कि व्हाई इज द डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न? ओजोन लेयर को डैमेज जो है कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? ओजोन लेयर को डैमेज कॉज ऑफ कंसर्न इसलिए है क्योंकि ओजोन प्रोटेक्शन देती है अल्ट्रावायलेट रेज से। अगर ये ख़त्म होती रही
तो यूवी रेज अर्थ पर आएंगी, उससे फिर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होगी, कैंसर के केसेस बढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस तबाह होगा। इसीलिए इसको होने वाला डैमेज जो है वो कॉज ऑफ कंसर्न। अब इसको रोकने के लिए क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो इमिशन है उसको फ्रीज करना, रोकना, उसको कम करना, इस पर जोर दिया जा रहा है। इसमें हम लोग पेज नंबर 250 पे ये जो मेंशन किया गया है, इन 1987 the United Nations Environmental Program succeeded in forging an agreement to freeze chlorofluorocarbon production at 1986 level। इस तरह के बड़े स्टेप्स जो हैं सरकारें जो हैं वो ले रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इमिशन को कम किया जा सके और ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसमें इस चीज़ को भी हम लोग जो है वो मेंशन करेंगे। विद दिस आपका ये जो चैप्टर था छोटा सा अवर एनवायरनमेंट, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को काम के लिए दिए गए हैं, ये आपने तैयार करने हैं कल के लिए। अब हम लोग बाकी जो अपना आगे का हिस्सा है उसको लेंगे। पढ़ते वक्त आप सभी जो हैं इस चैप्टर में भी अपनी कॉपी साथ में रखेंगे और इसमें जो कंटेंट है मैनेजमेंट ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, इसको लेंगे। इट विल ऑल्सो टेक 3-4 डेज, 3-4 लेक्चर ये भी लेगा और उसके बाद फिर हम जेनेटिक्स वाला पोर्शन जो है वो लेंगे।